नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय प्लेटफॉर्म सचिन एकेडमी पे। चलिए फटाफट सभी के सभी साथी जुड़ेंगे। हाँ जी, फटाफट सभी के सभी साथी जो हैं वो जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए तेजी से सभी के सभी लोग आज के सत्र के साथ जुड़ेंगे ताकि आज का जो सेशन है इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करेंगे। चलिए फटाफट सभी के सभी साथी। तो साथियों, आप लोगों से बात हम लोग डिजीज के क्लास में कर रहे हुए थे। ठीक है, और डिजीज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हुए थे जो विषाणु है, जो वायरस है, वायरस से होने वाले रोगों के विषय में बात कर रहे हुए थे लास्ट क्लास में। चलिए फटाफट सभी के सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए तेजी से सभी लोग जुड़ जाइए। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। प्रारंभ करें आज की क्लास। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों से जो मैं बात कर रहा हुआ था वह किसके विषय में बात कर रहा हुआ था? वह बात कर रहा हुआ था डिजीज कॉज्ड बाय वायरस के विषय में, है ना। तो जहां पर पिछली क्लास को हमने छोड़ा हुआ था वहीं से आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, विषाणु जनित रोग के विषय में बात हो रही थी आप लोगों से। और पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों से बात किया हुआ था। इसके अंतर्गत जो है चिकन पॉक्स के विषय में आप लोगों से बात किया था, स्मॉल पॉक्स के विषय में बात किया हुआ था। साथ ही साथ आप लोगों से डेंगू के विषय में मैंने बात किया हुआ था साथियों। और मैंने आप लोगों से खसरा के विषय में बात किया हुआ था। ठीक है, ओके। सो अब हमें जो नेक्स्ट डिजीज यहां से देखनी है, आज सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? रेबीज के विषय में। और रेबीज जिसको कि हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है, यह आप सब लोगों को विदित होगा कि यह रोग जो होता है साथियों, यह किसके काटने से होता है? यह पागल कुत्तों के काटने से होता है। हाँ भाई, अरे वीरेंद्र सर बायोलॉजी थोड़े पढ़ाते हैं, बायोलॉजी दीपक सर पढ़ाते हैं। बैकएंड टीम की तरफ से टेक्निकल मिस्टेक हो गया हुआ होगा, जब क्लास लगा रहे हुए होंगे ना, तो क्लास लगाने के अंतर्गत सीरीज जो है वो सीरीज इधर उधर चढ़ गई हुई होगी। ठीक है, आप सबको पता है कि वीरेंद्र सर आपको पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वो बायोलॉजी थोड़े पढ़ाते हैं, बायोलॉजी दीपक सर पढ़ाते हैं। तो नाम जो है वो नाम इधर उधर हो गया हुआ, उससे क्या परेशानी है? ठीक है, बाकी आपका दिल चाहेगा तो आप लोग वीरेंद्र सर से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा बायोलॉजी पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ फटाफट, इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो रैबिस जो होता है, ये रैबिस जिस वायरस के कारण होता है, जिस विषाणु के कारण होता है, इस विषाणु का नाम हो जाता है साथियों रैब्डो वायरस। रैब्डो वायरस, ठीक है। रैब्डो वायरस जो है, इसके द्वारा रैबीज नाम की बीमारी होती है। और ये जो रैब्डो वायरस होता है, इस रैब्डो वायरस का ट्रांसमिशन जो होता है, ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो रैब्डो वायरस जो होता है, इस रैब्डो वायरस का ट्रांसमिशन जो होता है, ये ट्रांसमिशन आपके पास हो जाता है पागल कुत्तों के काटने से। ठीक है, ट्रांसमिशन जो हो जाता है, ये इसका फैलाव जो होता है, यह फैलाव किससे हो जाता है? बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग्स। ठीक है, पागल कुत्तों के काटने से, काटने से। ठीक है, पागल कुत्ते हो गए, बंदर हो गए, ठीक है,
सियार हो गए, लोमड़ी हो गए, इस तरह के जो जानवर हैं, इन जानवरों के लिए क्या किया जाता है, इन जानवरों के काटने के द्वारा क्या हो जाता है, यह बीमारी जो होती है, यह बीमारी हमें देखने को मिलती है। रैबिस बीमारी के अंदर बात करें कि इसके अंतर्गत शरीर का कौन सा अंग जो होता है यह प्रभावित होता है, ठीक है। तो अगर अंग के विषय में बात करें कि अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन के विषय में अगर बात कीजिएगा, प्रभावित अंग के विषय में साथियों, तो इसमें जो प्रभावित अंग हो जाता है, ये ध्यान में रखा कीजिएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होता है वह प्रभावित होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो होता है इसमें प्रभावित होता है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। यह जो होते हैं, यह अंग जो होते हैं इसके अंतर्गत प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। ये कौन पूछ रहा हुआ है कि सर आंख में कितनी हड्डियां होती है? आंख में कहाँ हड्डी होती है मित्र? आंख में हड्डी होती तो पढ़ाया हुआ नहीं हुआ होता आपको। आंख में हड्डी नहीं होती है, ठीक है। ग्यासुद्दीन सिद्दीकी जी, सर डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट होता है? डेंगू के लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है बालक। डेंगू जो होता है, उस डेंगू में नॉर्मल ब्लड का टेस्ट कराया जाता है। जो डेंगू होता है इसमें नॉर्मल ब्लड का टेस्ट कराया जाता है, जिसको सीबीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीबीसी बोला जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट बोला जाता है। तो ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि डेंगू के लिए कोई स्पेशल जो है, कोई स्पेशल टेस्ट होता है। सामान्य जो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं उनको काउंट किया जाता है, तो इसको सीबीसी बोला जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो गया? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि यह जो बीमारी हो जाती है, रैबीज जो हो जाती है, इस रैबीज के अंतर्गत कौन सा लक्षण हमें देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। तो इसमें अगर लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की अगर आप लोग बात करें कि किस तरह का लक्षण सर इसमें देखने को मिलता है, तो इसमें जो होता है अत्यधिक सिरदर्द होता है, ठीक है। सीवर हेडेक देखने को मिलेगा, सीवर हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है। अत्यधिक सिरदर्द, साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलेगा? तेज बुखार देखने को मिलता है, हाई फीवर देखने को मिलेगा, हाई फीवर देखने को मिलेगा, तेज बुखार देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है कि जो आपके पास रेबिस से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है वो सैलिवेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्सेस सैलिवेशन देखने को मिलता है, उसके द्वारा लार जो होता है वो लार अधिक उससे स्त्रावित होता है, ठीक है। अत्यधिक लार का स्त्रावन, ठीक है। एक्सेस सैलिवेशन, एक्सेस सैलिवेशन देखने को मिलेगा, एक्सेस सैलिवेशन देखने को मिलेगा। अत्यधिक लार का उत्पन्न होना, लार का उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना, ठीक है। भोजन जो होगा, उस भोजन को अगर लार जो होता है, आपको पता है कि लार जो होता है तो वह भोजन के साथ मिलकर भोजन को सॉफ्ट बनाता है, जिसके चलते भोजन को निगलने में परेशानी, निगलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर एक्सेस सैलिवेशन होगा, लार अत्यधिक लॉस होगा, तो उस स्थिति में व्यक्ति अगर भोजन को निगलेगा तो भोजन को निगलने में क्या होगी? परेशानी होगी, ठीक है। तो भोजन को निगलने में परेशानी, भोजन को निगलने में परेशानी, निगलने में परेशानी, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेल करने में जो होगी वो परेशानी होगी। और क्या हो जाएगा? व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति के अंदर बेचैनी देखने को मिलेगी, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। बेचैनी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, एक्साइटमेंट, ठीक है। पानी के प्रति डर हो जाएगा। व्यक्ति जो होगी, व्यक्ति के आवाज में जो होती है खराश आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्पष्ट आवाज नहीं निकलेगी, तो आवाज में परिवर्तन भी लिख दिया जाता है, वॉइस चेंजेस लिख दिया जाता है, आवाज में परिवर्तन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये लक्षण जो होते हैं आपको रैबीज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं साथियों, ठीक है।
तो ये सारे लक्षण जो होते हैं यह रेबीज के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए साथियों कि इसका जो रोकथाम है और इलाज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं रेबीज के केस में। तो रेबीज के केस में एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब तो 3 ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहले जब शुरुआती दौर पर रेबीज का इंजेक्शन बनाया गया था तो पेट में 14 इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन अब तो 3 ही इंजेक्शन जो होता है, ये 3 इंजेक्शन जो होता है, ये 3 इंजेक्शन के द्वारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में ये रखा कीजिए कि अगर प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, रोकथाम तथा इलाज की बात करें, रोकथाम तथा इलाज की, तो किसके द्वारा हो जाता है साथियों? रैबीज रोधी टीके के द्वारा। ठीक है, तो रोकथाम और इलाज की बात करें, ठीक है, तो थ्रू एंटी रैबीज वैक्सीन, थ्रू एंटी रैबीज वैक्सीन, ठीक है, रैबीज रोधी टीके के द्वारा, रैबीज रोधी टीके के द्वारा, टीके के द्वारा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रख लेना पड़ेगा। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, हाँ बिल्ली के काटने से भी रैबिस हो सकता है, बिल्कुल। बिल्ली हो गई, सियार हो गया, बंदर हो गया, लोमड़ी हो गई, इस तरह के जो जानवर हैं इनके काटने से भी क्या हो जाएगा? रैबिस हो जाएगा। ठीक है, यह चीज ध्यान में। सर ये पागल कुत्ते से होगा कि नॉर्मल कुत्ते से? देख, पागल कुत्ते से होगा। पागल कुत्ते के अंदर इसके लक्षण आते हैं, लेकिन सोचो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कुत्ता नॉर्मल है कि पागल है? अगर कोई अनजान जगह आप जाते हो, किसी गली में, किसी सड़क पे आपको कुत्ता काट लेता है, तो आपको तो पता नहीं होगा ना कि भाई नॉर्मल कुत्ता है कि पागल कुत्ता है ना? तो उस स्थिति में आपको सावधानी के लिए तो इंजेक्शन ले ही लेना चाहिए, लेकिन जनरली ध्यान में रखिएगा पागल कुत्तों के काटने से होता है। इसीलिए कई बार हम लोग अपने घर पर घरेलू जानवर रखते हैं, जैसे हम बिल्ली पालते हैं, हम कुत्ते पालते हैं, तो उनको समय समय पर हम लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो किस तरीके से बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है कि भैया बच्चों को बीसीजी का इंजेक्शन लगवाते हैं, डीपीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं, उसी तरीके से कुत्तों को भी अगर आप घर पे पालते हैं तो समय समय पर उनको टीकाकरण करवाया जाता है, तो जिसमें उनको एंटी रैबीज का टीका भी लगाया जाता है, ताकि कुत्तों को रैबीज ना हो। क्योंकि अगर कुत्तों में रैबीज का वायरस आएगा तो कुत्ते पागल हो जाएंगे, और पागल कुत्ते किसी को भी काटेंगे तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? रैबीज हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? ओके, अब बात कर लो कि ये जो रैबीज का टीका है, इस रैबीज के टीके की खोज किसने की हुई है भाई? तो इसकी खोज जो है ये लुई पास्चर के द्वारा की गई हुई है। ठीक है, डिस्कवरर ऑफ रैबीज वैक्सीन, डिस्कवरर ऑफ रैबीज वैक्सीन, रैबीज वैक्सीन, ठीक है, रैबीज रोधी टीके के खोजकर्ता, रैबीज रोधी टीके के खोजकर्ता। ठीक है, तो ये कौन है साथियों? ये है लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। लुई पास्चर के द्वारा जो है ये रैबिज के टीके की खोज की गई है। ठीक है, इतनी बातें आपको किसके संदर्भ में याद रखनी है? रैबिज के संदर्भ में याद रखनी है। ठीक है, सर सही से थोड़ा लिखा कीजिए। अगर मेरी राइटिंग आपके समझ में नहीं आती है तो फिर किसी की राइटिंग समझ में नहीं आएगी। कहा मैंने गड़बड़ लिख दिया कि आप कह रहे थोड़ा सही से लिखिए? अच्छा भैया, इसमें भी मतलब कुछ ना कुछ कमी तो निकालना ही है। परफेक्ट तो तुम लोग कह ही नहीं सकते हो। परफेक्ट कह दोगे तो आज लूज मोशन हो जाएगा, तबीयत तुम्हारी खराब हो जाएगी। कभी ये तो कहोगे ही नहीं कि सर ठीक से पढ़ाते हो, सर ठीक से लिखते हो। कुछ ना कुछ तो कमी निकालोगे ही निकालोगे। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? कौन सी ऐसी बात लिख दी जो दिखाई नहीं दे रहा हुआ है? क्योंकि हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई कि रैबिस बीमारी से अगर कुत्ता पीड़ित होगा तो कुछ समय बाद कुत्ता भी मर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ओके, ओके, तो यह चीज आप ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। अगली बीमारी हमारे पास कौन सी है? नेक्स्ट जो डिजीज हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास है पोलियो। क्या है? पोलियो है। ठीक है, पोलियो है। ओके, अब ये जो पोलियो बीमारी होती है ध्यान में रखा कीजिए,
ओके। तो जो पोलियो बीमारी है, इस पोलियो बीमारी के थ्रू आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका वायरस कौन सा है। तो ये जिस विषाणु के द्वारा होता है, इस विषाणु का नाम होता है एंट्रोवायरस। क्या नाम होता है साथियों? इसका नाम होता है एंट्रोवायरस। ठीक है, इसका जो विषाणु है, जो वायरस है, इस विषाणु का नाम होता है एंट्रोवायरस। ठीक है, एंट्रोवायरस हो जाता है। बात करें कि ये जो एंट्रोवायरस हो जाता है, ठीक है, अब अगर बात करें कि ये जो एंट्रोवायरस हो जाता है, इस एंट्रोवायरस का फैलाव कैसे होता है साथियों? एंट्रोवायरस यानी पोलियो का जो वायरस है, ये किस तरीके से संक्रमित करता है? तो ध्यान में ये रखा करो कि एंट्रोवायरस जो होता है, ये दूषित भोजन तथा जल से आपके शरीर के अंदर एंटर करता है। तो अगर इसके फैलाव की हम लोग बात करें, इसके ट्रांसमिशन की बात करें, इसके ट्रांसमिशन की बात करें कि इसका फैलाव किसमें होता है, तो इसका फैलाव जो होता है, यह दूषित भोजन तथा जल से होता है। दूषित भोजन तथा जल से होता है, तथा जल से होता है। ठीक है, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड। ठीक है, तो दूषित भोजन और जल के द्वारा क्या हो जाता है, पोलियो का जो वायरस है, एंट्रोवायरस जो है, ये एंट्रोवायरस साथियों क्या हो जाता है, इसका फैलाव होता है। ठीक है, ओके, यह चीज ध्यान में रखा कीजिए। सर टीजीटी की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? कौन से बैच में है भाई अंकित सिंह जी? टीजीटी की क्लास कब से चल रही है? 4.0 की टीजीटी की क्लास चलती नहीं है, सप्ताह में 4 दिन चलती है। ठीक है, अगर आपके पास टीजीटी साइंस है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आप पीआरटी और जनरल स्टडी के बैच में फिर क्या कर रहे हो सर? आपको खुद ही अपना बैच सर कंफर्म नहीं है कि मेरा बैच कौन सा है। अब यही बात मैं बार बार थोड़े बताता रहूंगा साथी, आप ध्यान में रखा कीजिए कि आपका बैच कौन सा है। ओके, चलो, प्रभावित अंग की बात करें कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है पोलियो में, तो इसमें जो स्पाइनल कोड हो जाता है, मेरु रज्जु जो होता है साथियों, ये प्रभावित होता है। तो अगर अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, प्रभावित अंग की बात करें, ठीक है, प्रभावित अंग की बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है, स्पाइनल कोड हो जाता है। स्पाइनल कोड हो जाता है, मेरु रज्जु हो जाता है, मेरु रज्जु हो जाता है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, ओके, तो यह चीज आपको ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि यहां पर किस तरह के लक्षण जो होते हैं ये पोलियो में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो पोलियो जो होता है जनरली क्या हो जाता है कि पोलियो एक खास उम्र के लोगों में होता है, यानी 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ही यह होगा। अगर कोई बच्चा 5 वर्ष से अधिक क्या उम्र का हो गया तो और उसको पोलियो नहीं हुआ तो अब उसको पोलियो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष के आयु के पश्चात आपका शरीर जो होता है, उसका आपके शरीर में ऑलरेडी जो एंट्रोवायरस होता है उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। ठीक है, तो इसके लक्षण के विषय में बात करें तो लक्षण में क्या देखने को मिलता है कि शुरुआती स्तर पर जब बीमारी शुरू होती है तो शुरुआती स्तर पर क्या होता है, सिरदर्द होता है और बुखार होता है, और बाद में देखोगे पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन देखने को मिलता है, शरीर के किसी भाग में लकवा मार जाता है। ठीक है, लकवा मार जाता है, तो ये इसके लक्षण में जो होता है हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है, तो शुरुआती स्तर पर, शुरुआती स्तर पर सिरदर्द तथा बुखार, सिरदर्द तथा बुखार, तथा बाद में, तथा बाद में लकवा जैसे लक्षण, लकवा जैसे लक्षण जो होते हैं यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पर जब शुरुआत होगी तब आपको
हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है, हेडेक देखने को मिलेगा, और बाद में आपको जो होगा या क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस टाइप ऑफ इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। रेबिस वायरस क्या लिखे हैं गुरुजी? रेबिस वायरस का नाम लिखा है रैबिडो, रैबिडो वायरस लिखा है, ठीक है मित्र। एट इनिशियल स्टेज, एट इनिशियल स्टेज, ठीक है, हेडेक एंड फीवर, हेडेक एंड फीवर, and later on paralysis type of indication, अब बात करें कि इस बीमारी की रोकथाम और इलाज क्या है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसकी रोकथाम और इलाज क्या है, ठीक है। सुमन कुमारी सर, बहुत लोगों को बाद में भी पोलियो होता है, जरा मुझे बात बताओ, कहां पढ़ लिया, किस किताब में पढ़ लिया कि बाद में पोलियो होता है 5 वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद लकवा मारेगा तो लकवा पोलियो के चलते नहीं मारता है, लकवा कई सारे कारणों से आपके शरीर को मार सकता है, वो पोलियो नहीं होगा। पोलियो जो होगा वो 5 वर्ष से कम उम्र का ही बच्चा होगा, नहीं तो आप बुढ़ापे में किसी को पोलियो होगा तो आपको 2 बूंद वो खुराक पिलाया जाता है, आप भी पीती हैं क्या? आपके जो गांव में लेके आते हैं तो आपको भी मुंह में पिलाते हैं क्या? केएल मेरा बच्चा आओ तुम्हारे मुंह में 2 बूंद डाल दूं, तुम तो 24-25 साल के हो गए हुए हो, तुम्हें भी पोलियो हो जाएगा। कहां से पढ़ लेते हो रोचक तथ्य? रोचक तथ्य मत पढ़ा करो। पोलियो जब भी होगा 5 वर्ष से कम उम्र में ही हो जाएगा। अगर व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक की आयु में चला गया तो उसको पोलियो नहीं होगा। उल्टा पुल्टा काहे लिखते हो? या तो मैं पढ़ाता हूं तो समझ लिया करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो। यही सारी बातें जो दिमाग में होती है ना कि हम तो नहीं बदलेंगे, आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, और पेपर में गलती करके आ जाते हो, फिर कहते हो सर हमारा रिजल्ट नहीं निकला, हमने तो बहुत मेहनत की हुई थी। तो शिक्षक पढ़ा रहा हुआ है तो ध्यान से पढ़ लो, कुछ तो आपसे विशेष जानता है ना, जब वो पढ़ा रहा है तो कुछ तो विशेष आपसे जानता होगा, ट्रस्ट करना सीखो। वो पोलियो नहीं होता है, लकवा कई सारे लक्षणों के से व्यक्ति को मारता है, वो लकवा मारना अलग चीज है, लेकिन पोलियो के चलते जो लकवा हो रहा है वो मैं कह रहा हूं 5 वर्ष से कम उम्र में, ठीक है। ओके, देखो यहां पर हमने बात की इसके प्रिवेंशन एंड क्योर के विषय में, प्रिवेंशन एंड क्योर के विषय में, रोकथाम और इलाज के विषय में, रोकथाम तथा इलाज के विषय में, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसकी पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है? पोलियो की टीकाकरण हो जाता है, ठीक है। तो थ्रू पोलियो वैक्सीन, पोलियो रोधी टीके के द्वारा, थ्रू पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, पोलियो रोधी टीके के द्वारा, पोलियो रोधी टीके के द्वारा, टीके के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसमें 2 तरह के टीके हैं। अब इसमें 2 तरह के टीके हैं। पहले क्या था, शुरुआती स्तर पर जब पोलियो की वैक्सीन बनाई गई तो ये वैक्सीन जो हो रही थी वो क्या हो रहा हुआ था, ये आपको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमने कहा कि आज जो बच्चा जन्म लिया है, आज से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को दिया जाएगा। तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। अब बच्चे के नर्व में इंजेक्शन देना हुआ है तो उसके लिए वेटनरी डॉक्टर चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर जाएगा, इंजेक्शन उठा के बच्चे में कहीं भी घोप देगा, ऐसा तो है नहीं भाई। नर्व को ढूंढना है, छोटे बच्चे के अंदर नर्व को ढूंढकर उसमें इंजेक्शन देना अपने आप में क्या होता है, परफेक्शन की जरूरत होती है। तो बाद के दशक में आप देखोगे कि इसके टीके को कन्वर्ट किया गया और अब इसके टीके को किस तरह से बना दिया गया, अब इसकी ओरल वैक्सीन बना दी गई है। वो भी टीका ही होता है लेकिन वो मुख द्वारा दी जाता है। अब यहां पर 2 चीजों में अंतर है। अंतर क्या है, ये दोनों बातें आपको क्यों बताया कि जो इसकी शुरुआती टीके जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी उसको जोनास साल्क ने ढूंढा हुआ है, लेकिन जो मुख द्वारा दी जाने वाली आज टीका आप देखते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के लिए,
उसको अल्बर्ट सेबिन ने ढूंढा है। तो दो अलग अलग लोग जो हैं, दो अलग अलग लोगों जो हैं, उनके द्वारा इनके टीकाकरण की खोज की गई है। तो ये याद रखिएगा पेपर में किसको पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पर दोनों के नाम आपको नोट करता हूं, ठीक है। डिस्कवरर ऑफ वैक्सीन, डिस्कवरर ऑफ वैक्सीन, ठीक है, टीके के खोजकर्ता, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कौन है भैया, जोनास साल्क। जोनास साल्क। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि साल्क टीका जो होता है यह किस बीमारी के लिए दिया जाता है, ठीक है। साल्क टीका जो है यह किस बीमारी के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान में ये रखा कीजिए, ये हमारे पास पोलियो के लिए दिया जाता है। और अगर पूछा जाएगा कि इसके ओरल वैक्सीन के डिस्कवरर कौन है, ठीक है, डिस्कवरर ऑफ ओरल वैक्सीन ऑफ पोलियो, ठीक है। पोलियो के मुख द्वारा दिए जाने वाले टीके के खोजकर्ता, दिए जाने वाले टीके के खोजकर्ता। तो ये कौन है साथियों, ये है अल्बर्ट सेबिन। कौन है, अल्बर्ट सेबिन, अल्बर्ट सेबिन, ठीक है, अल्बर्ट सेबिन, ठीक है। चलिए, तो यह चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं और अगली बीमारी के विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। ये तो मैंने पोलियो के विषय में आप लोगों से बात कर ली, यहां तक की बातें होपफुली आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली बीमारी की तरफ चलते हैं, किससे, विषाणु में। विषाणु से अगली बीमारी जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हुए हैं, ये हमारे पास है साथियों एड्स, एड्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक सामान्य सवाल अगर हम लोग बात करें पीआरटी दर्जे का, तो एक तो सामान्य सवाल आपसे यही पूछ लिया जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि एड्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है यह, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब ये जो एड्स होता है साथियों, इस एड्स के संदर्भ में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसका वायरस कौन सा है। अब देखो यहां भी दो तीन बातें आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो इसका वायरस आप लोगों से पूछ दिया गया, किस बीमारी के लिए कौन सा वायरस। अब विषाणु की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो इस विषाणु को आप लोग कहते हो एचआईवी वायरस। क्या बोलते हो, एचआईवी, ठीक है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोग इसको क्या कहते हो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या हो जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब देखो चूंकि ये क्या कर रहा है, आपके शरीर की एक अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। आपके शरीर की अपनी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये जो वायरस होता है, ये वायरस क्या करता है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इसीलिए इसको एचआईवी वायरस कहते हैं। लेकिन सही मायने में इसका नाम क्या है, इसको लक्षण के आधार पर आपने एचआईवी वायरस कह दिया। जैसे गांव घरों में देखते होंगे, कोई बच्चा जो है वो ज्यादा गोरा होता है तो लोग उसका नाम भूरा रख देते हैं, कहते हैं भूरा इधर आओ। या लड़की हो गई तो उसका नाम रख देते हैं भूरी रख देते हैं। कोई ज्यादा काला पैदा हो गया तो उसको कालू नाम रख देते हैं, ठीक है, कालू नाम रख देते हैं, ठीक है।
इस तरीके से गांव घरों में लक्षण के आधार पर नाम रख दिया जाता है। तो ये लक्षण के आधार पर हमने इसको HIV वायरस कहा हुआ है कि चूंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर रहा हुआ है, ये ध्वस्त कर रहा हुआ है। तो इसको हमने कहा कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लेकिन सही मायने में इसका नाम क्या? तो सही मायने में ये जो वायरस होता है, ध्यान में रखा करो, इस वायरस का नाम है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस इसका नाम है। क्या नाम है? रेट्रो वायरस नाम, याद रहेगा। चलो, तो ये चीज ध्यान में रखिए। HIV तो लक्षण के आधार पर आपने कह दिया कि सर ये इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा हुआ है, खराब कर रहा हुआ है, तो ये HIV वायरस। लेकिन इसका सही मायने में नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों रेट्रो वायरस है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका फैलाव कैसे होता है, इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस वायरस का फैलाव कैसे होता है साथ। तो ध्यान में रखा करो कि संक्रमित रक्त के द्वारा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का रक्त HIV पॉजिटिव है, वो रक्त किसी भी माध्यम से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा। तो ये संक्रमित रक्त से होता है। और साथ ही साथ यह बीमारी जो होता है, यह बीमारी किस में आता है? यह बीमारी STD के अंदर आता है। STD का मतलब क्या होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आ गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग STD रोग भी कहते हैं। लिंग संचारित रोग हो जाता है, यानी लैंगिक संबंधों के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को एड्स है, उस व्यक्ति के साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा उस स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। तो इसके फैलाव में हम लोग लिखेंगे थ्रू infected blood and by sexual relationship को। ठीक है, संक्रमित रक्त तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, यह संक्रामक रोग नहीं होता है। इट्स नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे जो एड्स है यह संक्रामक बीमारी है कि नहीं है। ठीक है, यह संक्रामक बीमारी है कि नहीं है। तो कोई भी बीमारी जो होती है, जरूरी नहीं है हर बीमारी संक्रामक हो। एड्स संक्रामक नहीं होता है। एड्स के मरीज के साथ हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। एड्स के मरीज के साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता है। एड्स जब भी होगा ये संक्रमित रक्त के द्वारा। जैसे मान के चल लीजिए कि एड्स के मरीज को जिस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जा रहा है, जिससे सुई दिया जा रहा है, उसी इंजेक्शन का उपयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए कर दिया गया तो उसको एड्स हो सकता है। एड्स के मरीज को जिस निडल के द्वारा टैटू बनाया जा रहा हुआ है, उसी निडल का उपयोग कर दिया जाता है किसी स्वस्थ व्यक्ति में टैटू बनाने के लिए, तो उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। या एड्स के मरीज का जिस ब्लेड से या उस्तरे से दाढ़ी बनाया जाता है, अगर उसी उस्तरे या दाढ़ी से किसी स्वस्थ व्यक्ति को बना दिया जाता है दाढ़ी, तो उस व्यक्ति में क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। मतलब किसी तरीके से ब्लड का संपर्क हो जाए, तो ब्लड के संपर्क होने से, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से क्या हो जाता है? यह बीमारी जो होती है हमें देखने को मिलती है। सर पोलियो का एक्सपायरी डेट नहीं होता है। बस पूछना क्या चाहते हो सौरभ कुशवाहा, एक्चुअली में आप पूछना क्या चाहते हो? पोलियो का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, कैसा ये सवाल है? पोलियो की दवा का आप पूछना चाहते हो, ठीक है, या इसके इंक्यूबेशन पीरियड के विषय में पूछना चाहते हो? थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम करो मेरे भाई कि आप पूछना क्या चाहते हो। ये कैसा सवाल हुआ कि पोलियो का एक्सपायरी डेट नहीं होता है? ये क्या हुआ मतलब इसका? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्वेश्चन को रिफ्रेम करो। ओके ओके, चलिए, तो यह चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब बात करें कि इसके लक्षण में क्या आ जाता है। ठीक है, तो देखो बुखार आता है, बुखार का कारण नहीं पता चलता, ठीक है, तो फीवर ड्यू टू अननोन रीजन।
बुखार आएगा, बुखार का कारण पता नहीं चलेगा। अगर शरीर के अंदर घाव बन गया हुआ है तो वो घाव तेजी से नहीं भरेगा। अगर सर्दी जुकाम है तो पता चलेगा कि 6 महीने से 8 महीने से सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब खत्म हो जाएगी तो उसमें आपका शरीर एक साथ कई सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, यह इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है साथियों। ठीक है, तो यह चीज आप ध्यान में ये रखा कीजिए कि यहां पर जो हो जाता है आपके पास, अगर हम बात करें किसके थ्रू, हम बात करें कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है। ठीक है, लक्षण जो है ये हो जाता है फीवर ड्यू टू अननोन रीजन, अननोन रीजंस, बुखार का आना, बुखार का आना लेकिन कारणों का स्पष्ट नहीं होना, लेकिन कारणों का स्पष्ट नहीं होना। फीवर ड्यू टू अननोन रीजन। और क्या हो जाता है कि शरीर के भार में तेजी से लॉस होता है। ठीक है, शरीर के भार में तेजी से कमी आती है, शरीर के भार में तेजी से कमी। ठीक है, रैपिड लॉस ऑफ बॉडी वेट। शरीर के भार में तेजी से कमी आती है। अब बात करें यहां पर, अब यहां पर हम लोग बात करें कि जो यहां पर इसके प्रिवेंशन और क्योर की बात किया जाए तो देखो, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। तो इसमें रोकथाम ही बचाव है। तो संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम करना हुआ है कि किसी तरीके से HIV ब्लड जो है वो सामान्य व्यक्ति में ना पहुंचे। आपको निडल जो है एक बार उपयोग किया जाए तो उसका दोबारा उपयोग ना किया जाए। दूसरे व्यक्ति को जिस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जा रहा है उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति को ना किया जाए। ठीक है, एक ही निडल का उपयोग जो है वो टैटू वगैरह बनाने में ना किया जाए। यानी संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम करना है। बाकी यह बीमारी जो होती है इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, रोकथाम तथा इलाज की बात करें, रोकथाम तथा इलाज की, प्रिवेंशन एंड क्योर, संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम, रक्त के प्रति रोकथाम, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, संक्रमित रक्त के पास अननोन व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ये बीमारी बच्चे में भी हो सकता है। देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, याद रखा करो, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई गर्भवती महिला है, तो उस स्थिति में गर्भवती महिला के गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एड्स से पीड़ित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि भी किसी भी शिशु का जो ब्लड होता है वह ब्लड उसके माता पिता के द्वारा निर्धारित होता है। तो अगर प्रेग्नेंट विमेन है और प्रेग्नेंट विमेन के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसके गर्भ में पलने वाला शिशु है और प्रेग्नेंट विमेन अगर एड्स से पीड़ित है, तो उस स्थिति में उसका बालक जो होगा वह एड्स से पीड़ित हो सकता है। सौरभ जी, अब आपका सवाल आपने रिफ्रेम किया हुआ है। सौरभ कुशवाहा जी, आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। देखो, जो इसकी ओरल वैक्सीन आती है मेरे भाई, इस ओरल वैक्सीन के लिए क्या कहा जाता है कि ये जो ओरल वैक्सीन है इसको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। पोलियो की जो
वैक्सीन होती है इसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर खोलने के बाद, याद रखा करो, दवा को खोलने के बाद अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 मिनट से ज्यादा रखा जाएगा तो यह दवा खराब हो जाएगी, यह दवा खराब हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं जब पोलियो की दवा पिलाते हैं तो वो आइस क्यूब लेकर चलते हैं, एक डब्बा लेकर चलते हैं ना, जिस डब्बे के अंदर आइस क्यूब के अंतर्गत इसकी वैक्सीन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गांव में तो ऐसा हो जाता है, चलो शहरों में तो चलो समझ में आ जाता है कि एक बार दवा बनाया तो दवा बनाकर सारे घर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, फटाफट पिला दिया। लेकिन गांव के अंदर तो ऐसा होता है ना कि मान लो एक घर यहाँ है, दूसरा घर उस टोले में है, तीसरा घर उस टोले में है, तो दूरी है, एक घर से दूसरे घर तक जाएगा, धूप में मेडिसिन खराब हो जाएगी, तो आइस क्यूब लेकर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको कहा जाता है प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया मित्र। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर जो एड्स बीमारी होती है, इस एड्स बीमारी का, ठीक है, देखो अब यार ये इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या सत्या जी समझ में नहीं आ रहा है कि बुखार का आना लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं होना। भाई तुम्हारे को बुखार आता है तो उसका कोई कारण होगा ना कि बुखार क्यों आ रहा है। तो तुम्हें मलेरिया हो गया है इसके कारण बुखार आ रहा होगा, तुम्हें बुखार क्यों आ रहा है, तुम्हें डेंगू हो गया है इस कारण तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम्हें बुखार क्यों आ रहा है, तुम्हें चिकन पॉक्स हो गया हुआ है इस कारण बुखार आ रहा है। तो बुखार का कोई कारण होना चाहिए ना। लेकिन मैंने कहा कि एड्स में बुखार तो आएगा लेकिन यह नहीं पता चलेगा कि बुखार का कारण क्या है, किस कारण के कारण बुखार हो रहा है। एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स एक चक्र है जिसमें आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां होगी। जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काम नहीं करेगी तो उस स्थिति में कोई भी बीमारी हो जाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या समझते हो? अगर आपको हल्का फुल्का चोट लग जाए, आप कोई दवा नहीं खाते हो, आपके शरीर में खरोच लग जाए, आप कोई दवा नहीं खाते हो, फिर भी आपके शरीर में रिपेयरिंग हो जाती है। ये कैसे होता है? क्योंकि आपके शरीर की अपनी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। एड्स का जो वायरस है ये आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर दे रहा हुआ है। इसीलिए मैंने उसमें लिखा हुआ है मेरे भाई कि बुखार आएगा लेकिन एग्जैक्ट किस कारण हो रहा हुआ है बुखार यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें शरीर मल्टीपल बीमारियों से पीड़ित हो जा रहा हुआ है। ठीक है, एड्स से ग्रसित आदमी कब तक जीवित रह सकता है ये इसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। हर आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति 4 महीने के अंदर मर सकता है, एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति 4 साल के बाद मर सकता है। तो इसका कोई निश्चित अवधि नहीं होता है कि इतने दिन में व्यक्ति मर जाएगा। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कैंसर में स्टेजेस हो जाते हैं, एड्स के अंदर भी ये स्टेजेस हो जाते हैं कि कौन से स्टेज पर व्यक्ति है। तो हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। जैसे अभी देखिए पूरे कंट्री के अंदर कोरोना जो था वो कोरोना फैल गया, तो क्या सभी लोगों को कोरोना हो गया? अब आप कहेंगे सर सभी लोगों को तो कोरोना नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोरोना इतना फैला हुआ था और आप किसी कोरोना मरीज के संपर्क में नहीं आए हुए होंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप किसी न किसी कोरोना मरीज के संपर्क में पक्का आए हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोरोना नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक है, तो आपका शरीर उस वायरस के प्रति क्या कर रहा हुआ है, सहनशील है। तो हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए इसके अंदर कोई निश्चित अवधि नहीं होती है कि व्यक्ति को एड्स होगा तो इतने पीरियड के अंतर्गत मर जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बाकी बहुत सारे आप लोग प्रश्न पूछ रहे हुए हैं, इतना कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा काम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी चीजें बात करना। अब आप लोग जितना आपके कमेंट पढ़ो उससे 3 गुना ज्यादा कमेंट आप लोग फेंक देते हो, उसके बाद कमेंट ना पढ़ो तो आपको लगता है बुरा लगता है, लेकिन वाहियात सवाल फिर पूछना शुरू कर देते हो। जो काम का सवाल है उसका तो उत्तर दे दूंगा, वाहियात सवाल पूछोगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखा करो कि फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, 1-2 लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, तो भाई कमेंट पर ध्यान रखा करो, 1 मिनट लगेगा तुम्हें ब्लॉक करवाने में। ठीक है, इस तरह के सेंसिटिव चीज जब पढ़ाई जाती है तो सेंसिटिव चीज के विषय में जब भी आप कमेंट करते हैं तो कमेंट करते समय ध्यान में ये रखा कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ भी लिख दीजिएगा, है ना। तो आप अपने शब्दों पर ध्यान रखा कीजिए। आप शिक्षक बनने वाले हैं, मुझे तो 1 मिनट का समय लगेगा, ब्लॉक करवा दूंगा, उसके बाद चिल्लाते रह जाओगे, पैसे भी गए, कोर्स भी गया। पूछो, कुछ भी पूछो, हर चीज को पूछने का तरीका होता है, उसके लिए पार्टिकुलर वर्ड होता है। ये नहीं है कि कुछ भी पूछ दोगे।
तो ध्यान से पूछो, ठीक है। ओके, देखो ये कहां से आया हुआ है, हे भगवान, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना जिस सवाल का कोई मतलब नहीं होता। एड्स औरत में होता है या पुरुष में? बीमारी है यार, बीमारी आकर पूछता है क्या कि भाई तू लेडीज है तो तेरे में हो जाऊंगा, तू जेंट्स है तो तेरे में नहीं हो? भाई किसी में भी हो सकता है। हम लोग मानव रोग पढ़ रहे हुए हैं, मानव के अंदर स्त्री भी आता है पुरुष भी आता है, तो दोनों के अंदर हो जाता है। अभी अभी क्या बताया था कि गर्भवती महिला अगर एड्स से पीड़ित है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। तो महिला नहीं बोला था, गर्भवती पुरुष थोड़े बोला था भाई, गर्भवती महिला पूछा हुआ था। अब कमेंट ना लू तो दिक्कत, कमेंट लो तो सारे फालतू की बातें पूछोगे। चलो इसके लिए टेस्ट देखो कौन सा होता है। एड्स के परीक्षण, ठीक है, टेस्ट फॉर एड्स। तो सबसे पॉपुलर जो इसमें टेस्ट है एड्स के लिए जो परीक्षण किया जाता है, यह परीक्षण कौन सा हो जाता है? यह आपके पास हो जाता है एलिसा परीक्षण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एलिसा परीक्षण हो जाता है। इसी को आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए जो है इतना ही काफी है, आपके लिए इतना ही काफी है। बाकी जो व्यक्ति अधिक पढ़ने में भरोसा रखते हैं उनके लिए दो तीन टेस्ट और बता दे रहा हूं। इसके लिए पीसीआर टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो होता है आपके पास रिप परीक्षण भी किया जाता है, रिप परीक्षण, पीसीआर टेस्ट भी होता है, रिप टेस्ट भी होता है। इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है यह टेस्ट भी होता है। तो ये सारे जो है ये एड्स के परीक्षण है, आप नहीं याद रख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिसा परीक्षण याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी को ले दे के पूछता है। हालांकि इसमें सबसे महंगा परीक्षण और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा परीक्षण चलता है वह कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है आपके पास वेस्टर्न ब्लॉट। ये सबसे मॉडर्न टेस्ट जो है, ये सबसे मॉडर्न टेस्ट। ओके, चल क्लियर। अब चलते हैं अगली बीमारी के विषय में बात करते हैं। अगली बीमारी आप देखेंगे जो कि आपके पास है हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जिसको HAV वायरस कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए वायरस कहा जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है HAV वायरस। तो अगर विषाणु के विषय में बात करें कि कौन सा विषाणु है यहाँ पर, कौन सा विषाणु है, कौन सा वायरस है, तो ये वायरस हो जाता है HAV। HAV का मतलब ही हो जाता है हेपेटाइटिस ए वायरस हो जाता है, ठीक है। ओके, यह चीज देख लीजिए। ये तो साफ साफ बता दिया हुआ हूं ना, आप ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। HIV वायरस दिया हुआ है कि रेट्रो वायरस दिया हुआ है? HIV लिखा होगा HIV कर दीजिएगा, HIV नहीं लिखा हुआ होगा तो रेट्रो वायरस लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया साफ साफ, ठीक है, कि क्या उत्तर दीजिएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि HIV लिखेंगे कि रेट्रो लिखेंगे, दोनों नाम तो आपको बता ही दिया ना सिस्टर। ओके, अब देखो ये जो आपके पास ये जो हेपेटाइटिस ए है, इसी को सामान्य भाषा में आप लोग किस नाम से जानते हो? हेपेटाइटिस ए जो होता है इसी को सामान्य भाषा में आप लोग जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। जॉन्डिस या पीलिया जो कहते हो, इसी को सामान्य रूप से आप लोग जॉन्डिस या पीलिया नाम देते हो, हेपेटाइटिस ए को ही। अब ये जो हो जाता है, इसका फैलाव कैसे होता है साथियों? इसका फैलाव जो होता है यह आपके पास कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा होता है, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा जो होता है इसका फैलाव होता है, ठीक है। ओके, तो यह चीज ध्यान में रखा कीजिए। तो ये जो हो जाता है ये आपके पास फैलाव के विषय में अगर हम लोग बात करें, ठीक है,
फैलाव के विषय में बात करें, ट्रांसमिशन के विषय में बात करें, तो इसका ट्रांसमिशन जो हो जाता है, ये ट्रांसमिशन आपके पास क्या हो जाता है, दूषित भोजन तथा जल से, दूषित भोजन तथा जल से, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ठीक है, दूषित भोजन तथा जल से क्या हो जाता है, इसका फैलाव हो जाता है। बात करें कि ये जो बीमारी होता है, इस बीमारी के अंतर्गत, ठीक है, आपके पास प्रभावित अंग कौन सा होता है, ठीक है, प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इसके अंदर जो प्रभावित अंग होता है ये यकृत हो जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो जाता है, अफेक्टेड ऑर्गन जो हो जाता है यह आपके पास हो जाता है यकृत। लीवर जो होता है, यह लीवर प्रभावित होता है इसके अंतर्गत। अब बात करें कि हेपेटाइटिस ए जो होता है साथियों, इस हेपेटाइटिस ए के क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो बुखार होगा, पीलिया होगा, बेचैनी होगी, उल्टी होगी, ये सारी चीजें जो होती है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लक्षण की बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं, बुखार हो गया, फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, रेस्टलेसनेस बेचैनी, बेचैनी, वोमिटिंग हो गया साथियों, उल्टी होना, उल्टी होना इत्यादि। ठीक है, ये सारे जो हो जाते हैं आपके पास लक्षण जो होते हैं यह देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, प्रिवेंशन और क्योर के विषय में बात किया जाए तो टीकाकरण इसमें होता है। ठीक है, टीकाकरण के द्वारा थ्रू वैक्सीन। ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर की अगर बात करेंगे, रोकथाम तथा इलाज की, रोकथाम तथा इलाज की, प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, टीके के द्वारा थ्रू वैक्सीन, थ्रू वैक्सीन। ठीक है, ओके, टेस्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है हेपेटाइटिस ए के लिए, तो इसमें HAV एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, HAV एंटीबॉडी टेस्ट होता है इसमें। अगर टेस्ट के विषय में बात करें, परीक्षण के विषय में बात करें कि कौन सा परीक्षण इसमें देखने को मिलता है, तो इसमें HAV एंटीबॉडी टेस्ट होता है। परीक्षण होता है। ठीक है, ये हमने बात किया किसके संदर्भ में, हेपेटाइटिस ए के संदर्भ में बात किया साथियों। ठीक है, अब चलते हैं इसकी दूसरे कैटेगरी में जो कि हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो होता है, इसके लिए जैसे हमने हेपेटाइटिस ए के लिए कहा हुआ था HAV वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी के लिए HBV वायरस होता है। कौन सा हो जाता है साथियों, HBV वायरस हो जाता है। तो इसके लिए जो वायरस है, जो विषाणु है, यह विषाणु हो जाता है HBV। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, ये बहुत आसान है। हेपेटाइटिस के लिए HCV वायरस हो जाएगा।
समझ रहे हो, जो भी बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब वो बीमारी है। हेपेटाइटिस बी है तो एच बी वी होगा, हेपेटाइटिस एच ए होगा तो एच ए वी होगा। ठीक है, इसका फैलाव जो होता है, ये फैलाव कैसे होता है, ये भी एसटीडी के अंतर्गत आ जाता है। तो संक्रमित रक्त जो होता है, ये संक्रमित रक्त के द्वारा इसका फैलाव होता है। ठीक है, तो यह चीज ध्यान में रख लेना, संक्रमित रक्त के द्वारा। तो इसका फैलाव जो है, ट्रांसमिशन जो है, फैलाव जो होता है, यह फैलाव किसके द्वारा हो जाता है आपके पास, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक, संक्रमित रक्त के द्वारा। बाकी हेपेटाइटिस के तीनों केस हो, चाहे एच ए वी हो, चाहे एच बी वी हो, चाहे एच सी वी हो। ठीक है, सो यह चीज ध्यान में ये रखा कीजिए कि आपको इन तीनों के अंतर्गत प्रभावित अंग जो होगा, ये प्रभावित अंग कौन सा होगा, प्रभावित अंग जो होगा वो लिवर ही होगा। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा, प्रभावित अंग जो होगा, यह यकृत हो जाएगा, लिवर हो जाएगा। ठीक है, लिवर हो जाता है। लक्षण के विषय में बात करें कि हेपेटाइटिस बी में किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है आपके पास, लक्षण में बात करें, सिम्टम्स। ठीक है, आंखों तथा त्वचा का पीलापन, येलोइश स्किन, येलोइश स्किन एंड, येलोइश स्किन एंड आइज। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रक्त वाहिकाएं होती है, उस रक्त वाहिकाओं में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। रक्त नलिकाएं जो होती है उनमें सूजन आ जाता है, रक्त वाहिकाओं में सूजन। स्वेलिंग इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, पेट में तरल पदार्थ फ्लूइड जो होता है, वो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड इन एब्डोमेन, उदर में द्रव का इकट्ठा होना। ठीक, फ्लूइड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है प्रिवेंशन एंड क्योर में, तो HBV वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर के विषय में बात कीजिएगा, रोकथाम और इलाज, प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज। ठीक है, HBV के टीके के द्वारा, थ्रू HBV वैक्सीन। ठीक है, बाकी टेस्ट जो होता है इसमें HBV, ठीक है, HBV एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट की अगर बात करें, परीक्षण की बात करें, टेस्ट की बात करें, परीक्षण की बात करें, ठीक है, तो ये जो हो जाता है, ये HBV एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ठीक है, HBV एंटीबॉडी परीक्षण। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है,
हेपेटाइटिस बी के विषय में हमने बात किया हुआ है, हेपेटाइटिस बी के लक्षणों के विषय में बात की, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने हेपेटाइटिस बी के विषय में बात किया हुआ है। ओके, तो यह चीज आपको ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, क्लियर। बाकी एक साथी ने एक सवाल पूछा हुआ था कि सर अंत में बता दीजिएगा कि जो हम वोट देने जाते हैं तो वोटिंग के समय में जो इंक लगाई जाती है, तो वो इंक के अंदर मुख्य पदार्थ क्या होता है। हालांकि मैं आपके सवाल का जवाब दे दे रहा हूं मेरे भाई, लेकिन ये सवाल केमिस्ट्री का है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने मेरे से पूछा हुआ है, फिर आप कहोगे गुरुजी आपने बताया नहीं, तो चलो गुरुजी आपको बता देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है मेरे भाई? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, AgNO3 का। ये AgNO3 जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, ये जल में घुलनशील होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, और जैसे ही ये संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आता है, तो यह क्या हो जाता है, काला रंग बनाता है। तो आप देखते हो ये इंक लगाई जाती है, तो जो इंक बनाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, AgNO3 जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है। बाकी फिजिक्स का सवाल फिजिक्स वाले शिक्षक से पूछा करो, केमिस्ट्री का सवाल केमिस्ट्री वाली मैडम से पूछा करो, और बायोलॉजी का सवाल मेरे से पूछा करो, है ना। बायोलॉजी पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, केमिस्ट्री का फिजिक्स का सवाल पूछोगे तो बता तो दूंगा, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। और भारतीय आदमी वो आदमी होता है जो फ्री में बुखार भी ना दे। चलो कोई बात नहीं, जोक सपाट, सवाल का जवाब आपको दे दिया। कोई बात नहीं, पूछ लेना तुम्हारा कोई भी सवाल हो, मेरे को समय लगेगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। ओके, बाकी आपके जो रोचक तथ्य होते हैं, वो रोचक तथ्य जो है उसको अपने तक सीमित रखा कीजिए। जितना पढ़ा देता हूं उतनी बात आप याद रखोगे, आपका पेपर निकल जाएगा। बाकी आपके दिमाग में कई सारे रोचक सवाल होते हैं, तो फिर रोचक सवाल के लिए आपको मुझे गोद लेना पड़ेगा, अपने घर ले जाके रखना पड़ेगा, तो आपके रोचक सवालों का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए। सर बायोलॉजी क्लास कंप्लीट कब तक होगा सर? जब तक कि आपके TRE 4 की डेट शीट नहीं आ जाती है, तब तक आपके बायोलॉजी का क्लास चलता रहेगा। अब देखिए TRE 4 का डेट शीट कब आता है, अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है, दिसंबर में आता है, या 2025 में आता है, ठीक है। क्योंकि क्लास आपकी कर दी गई है सप्ताह में केवल एक दिन। तो याद रखा कीजिए, आज मंडे है, मंडे हम लोग मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? अगले मंडे को मिलेंगे, ठीक है। तो एक सप्ताह का डोज आपको दे दिया गया है, पढ़िए, याद कीजिए। मिलता हूं अगली क्लास में, धन्यवाद।